अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, बड़े अहम बाई इलेक्शंस थे, इसलिए अहम थे क्योंकि इस वक्त हुकूमत में और एक जो वन पार्टी अपोजिशन है उसमें एक अगर हम कहें कि सियासी जंग जारी है तो वो सही होगा। और हमेशा जब बाई इलेक्शंस होते हैं, जो जुलाई में भी हुए, उस वक्त सवाल ये था कि क्या बनता है हुकूमत का, यानी 13 पार्टियों का पलड़ा भारी होता है या पीटीआई इमरान खान लेड वन सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। उस वक्त हमने देखा कि इमरान खान साहब ने गैर मुतवक्के तौर पे पंजाब में तकरीबन क्लीन स्वीप ही किया, शायद 17 सीट्स थी 16 आउट ऑफ 20। आज भी हम सूरत हाल जो हमारे सामने इस वक्त है, अभी हतमी नताइज नहीं आए। जो भी तक नताइज आए, इमरान खान साहब नेशनल असम्बली की 8 में से 7 सीटों पर खड़े हुए थे और उसमें अलावा एक कराची की सीट के जहां के पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको कोई 5-7 वोट 700 वोट्स की बरतरी हासिल है। उसके अलावा इमरान खान साहब बाकी तमाम सीट्स पर 7 की 7 जिसमें वो खड़े हुए हैं, 6 पे उनको बिल्कुल वाज़े बरतरी हासिल है। एक सीट जो यानी दो जो ख़ानदान है मुल्तान के सियासी, एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ख़ानदान, दूसरी तरफ पीएम इनके शाह महमूद कुरैशी साहब का ख़ानदान, इसमें बेसिकली इस वक्त जंग चली है, सियासी जंग। और लगता ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे मूसा गिलानी जो हैं वो जीतेंगे। मेहरबानों के हवाले से हम ये कह दें, मेहरबानों जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं, वो पहली दफ़ा उतनी सियासत में और शी इज़ बेस्ड इन कराची, आखिर उन्होंने तो कैंपेनिंग की, इमरान खान साहब भी गए, तो शी इज़ डन वेल। अभी तो खैर रिजल्ट नहीं आया, लगता है बज़ाहिर कि वो हार जाएंगे। अच्छा, तो ये जो रिजल्ट आया है बाई इलेक्शंस, अब इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? हुकूमत जो अब उसको 6 महीने हो गए हैं, तो क्या उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो असरअंदाज हुई हैं? अगर हुई हैं तो किस तरीके से हुई हैं? क्या लोगों ने, वोटर्स ने उनको, हुकूमत की जो इनिशिएटिव्स हैं उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया? नंबर 1। नंबर 2, बड़ा सवाल ये है कि ये बात तो दुरुस्त है कि ये वही सीट्स थी जो पीटीआई की अपनी सीट्स थी। याद रहे कि पीटीआई ने ये छोड़ी थी सीटें पार्लियामान से निकल के, तो उस पर बाई इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस हुए। तो अब पीटीआई ने डिस्पाइट ऑल द पॉलिटिक्स दैट इज़ गोइंग ऑन, यानी कि केसेस भी हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद जनरली उन्होंने क्या रिटेन किया अपना वोट बैंक? अभी तो लगता ही हूँ, अभी बाकायदा रिजल्ट्स तो नहीं आए, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त यही सूरत हाल है कि पीटीआई रिटेन्स बाय एंड लार्ज द सपोर्ट इट हैज़, और हुकूमत के पास जो अपना एक तरीका है वो कोशिश कर रहे हैं कि टू ब्रेक इन टू द वोट बैंक। तो ज़्यादा भी फिल वक्त लगता है कि कोई नहीं सक्सेस हुई। लेकिन जो अहम बात है, और वो बहुत अहम बात है, कि जुलाई के इलेक्शंस भी फेयर हुए थे, फ्री हुए थे, और अभी भी फेयर और फ्री। तो फुल मार्क्स टू ईसीपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिस पर के पीटीआई बहुत ज़्यादा धावा बोलती है, हर वक्त लफ्जी उस पर बमबारी की होती है, लेड बाय पीटीआई चेयरमैन इमरान खान हिमसेल्फ। तो एनीवे, सो फार सो गुड, देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे साथ नाजरीन इस वक्त पीएमएलएन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं शाहिद खाकान भाई साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इनकी एक अपनी सोच है, इनकी एक अपनी पोजीशन है। और आपको मालूम है, इनको बहुत कहा गया कि जी आएँ, आप काबीना में आएँ, सीनियर मिनिस्टर बने, बहुत हमने सुना कि इनसे कहा गया, बट ही रिफ्यूज टू टेक अ पोर्टफोलियो। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो एनर्जी की पॉलिसी है उसमें इनका बड़ा रोल है, और हर मेजर मीटिंग में ही इज पार्ट ऑफ इट। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब, दे लुक टू हिम एज वन सीनियर सीरियस माइंडेड पॉलिटिशियन जिनकी वो राय लेते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान भाई साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इनिशियल कमेंट्स कोई जो अभी हमें रिजल्ट सामने आ रहे हैं? नहीं, मेरा कोई रिजल्ट्स कम से कम मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो कोलिशन के कैंडिडेट्स हैं वो दोहरा बैगेज उनके पास है। एक तो सीट्स ये सारी वो हैं जो पिछले इलेक्शन में कामयाबी नहीं मिली थी, यानी पीटीआई कामयाब हुई थी, और दूसरा जो हुकूमत की 6 महीने बहुत सा पॉलिटिकल जो कैपिटल है हुकूमत ने बर्न किया है, मुश्किल फैसले किए हैं, उसका यकीनन असर वोटर पर पड़ता है।
तो इसलिए मेरा भी ये ख्याल था कि शायद कोलिशन जो है वो कौमी असम्बली की 8 सीटें हैं तो शायद दो या 3 हासिल कर सके, लेकिन शायद रिजल्ट उससे कम है। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आए, जो मैंने सुना है कि 6 और 2 ऐसे नंबर्स आए हैं या 7-1 कोई ऐसी बात है। अच्छा, तो इसका ये बताइए कि जो 6 महीने हुकूमत रही है तो आप ये फरमा रहे हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल ही बर्न किया है, तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि सपोर्ट मिले? नहीं, ऐसा काम हो नहीं सकता। जहाँ पे आपने हुकूमत ली है, जो मुल्क के हालात हैं, आज आप किसी को हुकूमत दे दें, आपको बहुत मुश्किल फैसले हुए हैं और करने हैं, क्योंकि 4 साल तो मुल्क में हुकूमत थी ही नहीं, कोई फैसला नहीं किया गया, हर मसले को वहीं पे छोड़ दिया गया। और आज जहाँ पर आपकी मईशत है, जहाँ आपकी गवर्नेंस है, जहाँ पर मुल्क के अंदरूनी बैरूनी मामलात हैं, ये बहुत तशवीशनाक हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इस वक्त कह रहे हैं कि कुछ हो नहीं सकता, तो कब तक नहीं हो सकेगा? यानी कि ये हुकूमत जो है वो इसी तरह के काम करेगी जिससे उसकी सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, देयर विल बी डिफिकल्ट डिसीजंस, तो फिर विल यू बी रेडी टू गो टू द पोल्स एट एनी पॉइंट? जी, आपके पास चॉइस नहीं है। आप अगर ये मुश्किल फैसले नहीं करेंगे तो मईशत और तबाह हो जाएगी, और अगर आप मुश्किल फैसले करेंगे तो अवाम पर बोझ पड़ेगा। इसमें कोई तीसरी चॉइस है नहीं। इसलिए, और जहाँ पर आपने पूछा कि कहाँ पे, मैं ये मेरी ज़ाती राय है, जहाँ पर हम 2018 में थे, जो हमारी मईशत के हालात थे, कम से कम 5 साल आपको चाहिए। अगर आप पूरी लगन से काम करें, तमाम मुश्किल फैसले करें, तो जो उस वक्त मईशत की स्टैंडिंग थी, आपको 5 साल मजीद चाहिए। तो आप ये फरमा रहे हैं कि जब इलेक्शंस होंगे, अगर अपने टाइम पे हों 2023 अक्टूबर में, तो आपके हालात ये इतने ही बुरे रहेंगे तो आप इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे? ये इलेक्शन मुश्किल होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हुकूमत अगर परफॉर्म करेगी, वो अवाम को बता सकेगी हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो यकीनन अवाम उस वक्त एक बेहतर फैसला कर लेंगे। जनरल इलेक्शन का अपना एक माहौल होता है जो बाई इलेक्शन में आपको नहीं मिलता। आप देखेंगे आज टर्न आउट बहुत कम रहा होगा, और उसमें यकीनन इस वक्त पीटीआई के अंदर, पीटीआई के जो वोटर है वो ज़्यादा मोटिवेटेड है कोलिशन के वोटर से। कोलिशन का वोटर जो है डिफेंसिव पे है, क्योंकि हुकूमत ने जो फैसले किए हैं उससे अवाम पर बोझ पड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत परफॉर्म करके एक डायरेक्शन देकर कम से कम अपने उस परफॉर्मेंस पर खड़ी होगी कि हमने मईशत को भी बेहतरी के रास्ते पर डाल दिया है, जो मुल्क के बैरूनी ताल्लुकात हैं उनमें भी बेहतरी आ रही है, और आप वो नैरेटिव लेकर इलेक्शन में जा सकेंगे। अभी आप फरमा रहे थे कि 2018 के मुकाम पर जाने के लिए तो आपको 5 साल चाहिए कम से कम, तो आपको तो साल भर मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस साल भर में आप उस मुकाम पे जा सकते हैं जहाँ कि आपने फरमाया कि 2018? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैंने कहा कि 5 साल जो भी हुकूमत आए, आप सारे अगर सही फैसले करेंगे जिनकी ज़रूरत है, तो आपको 5 साल चाहिए। इस जो 18 का इलेक्शन था उसने पाकिस्तान का एक अशरा ज़ाया कर दिया, ये मामूली बात नहीं है। यानी आप बजाय आगे जाने के पीछे की तरफ चले गए, और आप दुरुस्तगी के लिए आपको मजीद, और सारा बोझ अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इसलिए आज ज़रा मेरा ख्याल है सियासत से हट कर आज सबको देखना होगा कि मुल्क के हालात कहाँ पर हैं, उसके हल क्या हैं। जी, बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात है, दूसरा और गवर्नेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत की एक हिकमत अमली रही है जो हमने देखा पाकिस्तान में, तो रीत डल गई है कि जो हुकूमत में आते हैं, और वैसे अगर हम ये कह दें शायद खाकान वाइस साहब कि पाकिस्तान में जमहूरियत कम है, पावर प्ले ज़्यादा रहा है, क्योंकि जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं वो भी अपने अंदर घुस घास के, तो फिर सियासत तो कम होती है, इट्स मोर पावर प्ले। इसके अंदर रहते हुए अब ये कि जी जो आए हुकूमत से निकले उस पर केस पर केस पर केस, इमरान खान साहब ने भी केस खूब चलाया। अब तो फरमाते हैं कि भाई मेरे पास तो कोई था नहीं ज़्यादा, कोई और डिसीजन ले रहा था। अब भी दर्जनों केसेस, विदाउट एग्जैजरेशन, दर्जनों केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, सही ये गलत उसको छोड़ दें।
दर्जनों केसेस हैं और फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी इमरान खान से बड़ा, खुदा की कसम, वो मेरे उनसे बड़ा कोई झूठा नहीं। आई एम कोटिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं उनसे बड़ा कोई झूठा नहीं। फिर वो कहते हैं, सब कहते हैं जी वो फितना खान और वटेवर। तो केसेस और ये बातें, इसका असर वोटर पर तो बज़ाहिर आपको लगता है हो रहा है कोई? नहीं, देखिए केसेस क्या बने, केसेस सैकड़ों और हजारों की तादाद में होने चाहिए थे। किसी को नैब ने अंदर किया है, किसी पर हेरोइन डाली गई है, किसी को गिरफ्तार किया गया है। ये हुकूमत ने जिस तरह डील किया है, इस पर मैं समझता हूँ कि ये कानून का रास्ता तो यही होता है, लेकिन हुकूमत के पास इख्तियारात होते हैं कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सके, जो कि इस हुकूमत ने नहीं किया जी। तो उससे शायद ये तासुर है कि हुकूमत कोई कमज़ोरी दिखा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस का तरीका यही होता है, आप प्रोसिक्यूट ज़रूर करें, आपको प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकती, आप इंतकाम किसी को नहीं लेना चाहिए और नहीं, और इस हुकूमत ने नहीं लिया। वरना बहुत कम अशखास हैं इस हुकूमत के अंदर जो बगैर किसी वजह के जेल में नहीं डाले गए। वज़ीर साहब खुद 18 महीने बगैर किसी वजह के जेल में रहे हैं, बहुत से वज़रा रहे हैं, वो बात नहीं हुई। लेकिन आपने कम से कम जो खराबियां पैदा हुई हैं उनके बारे में बात तो करनी है, आपने उनका कोई हिसाब तो लेना है जी। और जिस तरह ये हुकूमत ले रही है शायद तरीका तो यही है, लेकिन जो हमारा जुडिशल प्रोसेस है उसके अंदर बहुत कमी है इन मामलात को डील करने जी। मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ पहलू पर चाह रही थी आप फोकस करें कि ये मैं इसमें नहीं जा रही कि केसेस का मेरिट है या नहीं, और आप फरमा रहे हैं कि बहुत केसेस और होने चाहिए, मेरिट है। मैं ये कह रही हूँ कि जो अब हम वोटर की ज़रा बात करें कि वोटर की लगता है कि चिकने घड़े की तरह उसके नथिंग काइंड ऑफ स्टिक्स अगेंस्ट इमरान खान। जो अगर हम आज का जो इलेक्शन, बाय इलेक्शन का रिजल्ट देखें, पहले का देखें, जलसों का, वो सब्जेक्टिव है, कोई कहेंगे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कोई कहेंगे कम आ रहे हैं, लेकिन एक जो जनरल इनका सपोर्ट सीन है उसमें आप बताइए, आपको लगता है कि ये जो इतने केसेस करना या फिर जैसे जो वो मलिक रियाज वाला जो मामला है, वो जो पैसा लाए और काबीना के कहा कि जी बंदी पे फैसला करो, वो जो अब FIA ने खोल दिया केस, वो तो एक लेजिटिमेट चीज़ है, उस पर तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप उनके सपोर्टर्स से बात करें जो कि वोटर्स हैं, वो आपके, मुझे नहीं मालूम आपका क्या तजुर्बा है, लेकिन हम जिससे बात करते हैं कोई तो हमारी वो समझते हैं, वो कहते हैं जी आप तो लोटे हैं, आप तो लिफाफे हैं, आप ये हैं वो। तो कहने का मकसद कि इमरान खान साहब, और ये सियासत में है, जैसे आप बात करते थे जब आप लोग अपोजिशन में थे, कि बस जो सपोर्टर है वो तो सपोर्टर है, उसमें कोई आपको आ रही है तब्दीली नजर? देखिए ये बदकिस्मती है, इसमें जो हमारा निज़ाम है अकाउंटेबिलिटी का, उस पर कोई एतमाद नहीं है। जो हमारा अदालत का सिस्टम है उस पर कोई एतमाद किसी को नहीं रहा, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, उनका जो उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट किया है जो मुकम्मल तौर पे झूठ और फरेब पर मबनी है, वो उसको बेचते हैं। एक तबका है जो उसको मन व अन कबूल करता है और ऑब्जेक्टिविटी उस मामले में है नहीं, वो जो मर्जी कहें उसको कबूल करते हैं और जो मर्जी कहें उसको वो समझते हैं कि यही हकीकत है, हालांकि हकीकत बड़ी वाज़ेह होती है। ये एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है मैं समझता हूँ, और इसमें एक बड़े साइंटिफिक तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया। और आप ये चीज़ें देखें कि पिछले जो 100 साल की हिस्ट्री है उसके अंदर देखें तो आपको बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी, बहुत से ममालिक में ये चीज़ें हुई हैं और उनके असरात उस मुल्क पर हमेशा बड़े तबाहकुन हुए हैं। तो जहाँ पर मईशत का इशू है, ये मैं उससे भी बड़ा इशू समझता हूँ ये वाला आज एक ऐसा फ्रैक्चर कायम कर दिया गया है निज़ाम के अंदर कि बहुत से लोग जिनको मैं रैशनल समझता हूँ वो बिल्कुल इरैशनैलिटी की तरफ आ गए और वो कोई बात तस्लीम करने को, डिबेट करने को तैयार नहीं है। आज बात सिर्फ इल्ज़ामात की है, बात सिर्फ गाली गलोच की है। ये बड़ा सीरियस एक मामला है जिस पर इस मुल्क के अवाम को गौर करना पड़ेगा और सियासतदानों को ख़ास तौर पर कि क्या आप ऐसा निज़ाम लेकर चल सकते हैं। इसको मैं
मेरे शौक नहीं है, लेकिन ये जो आप फैशिज्म की एग्जांपल दुनिया में देख लें, जो एक्सट्रीमिज़म सियासत में आई है, जो अभी माजी में अमेरिका में भी आपने इस किस्म की सियासत देखी है, यूरोप के बहुत से ममालिक में देखी है, ये एक बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। जी, मेरा ख्याल है आप देखिए, अब आपकी ये राय है और चाहे कोई इत्तेफाक करे या ना करे, ये तो हकीकत है कि जैसे आपने कहा जो सपोर्ट जैसे इमरान खान साहब को मिल रही है और जो वो बात कहते हैं उस पर लोग यकीन करते हैं, एक तरफ ये है और वो वोटर वही है ना जो यकीन कर रहा है और वो वोट दे रहा है। तो दूसरी तरफ ये मामलात हैं कि आपकी जो अदलिया है और इदारे हैं वो क्रेडिबिलिटी उधर कम से कम होती चली गई है। आई मीन इलेक्शन कमीशन को तो फुल मार्क्स के वो डिस्पाइट तमाम भी जो उनको पड़ती गाली गलोच, वो फिर भी एक चल रहे हैं सीधे रास्ते पे। तो इस सूरत में अब देखिए, जैसे इनको डॉक्टर शहबाज गिल को पकड़ा और खूब इनकी कुटाई हुई, वो पुटिंग इट माइल्डली, ये जो सेनेटर हैं, क्या नाम है, स्वाति साहब, और ये भी होता रहा है। ये इस हुकूमत से कम मेरा ख्याल है कि ये जो गैर सियासी कुव्वतें, उनका भी इसमें रोल है। आप लोगों, जब आप लोग अपोजिशन में थे तो आपको काल कोठरी में बंद किया, फिर ख्वाजा साद रफीक को किया, फिर और लोगों को किया। तो ये, और जब प्राइम मिनिस्टर का केस देखें तो वो यानी कि बात ठीक है कि यू प्ले अराउंड विद इन द बिकॉज ऑफ पावर प्ले, यू आर प्लेइंग अराउंड विद लॉ ऑल द टाइम। अब मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब के केस में हम देखते थे हर वक्त, वो तो 6 दफा तो जज साहब बैठे हुए कह रहे थे फर्द जुर्म आयद करना है, फर्द जुर्म, और सडनली अब कह रहे आपके पास किधर है एविडेंस, बताएं तो, आपने देखी है वो ट्रांजैक्शन। मतलब कहने का कि ये तो इंसान का दिमाग ही चकरा जाता है। फिर आप किसको किस तरीके से आप समझे कि पब्लिक किसी चीज पर यकीन करेगी। तो ये आपने फरमाया, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि इकोनॉमिक क्राइसिस से बढ़ के ये क्राइसिस है। व्हाट इज ये बड़ा सीरियस क्राइसिस है। जब अवाम का एतमाद उठ जाए निज़ाम पे से, उसको बहाल करना, और ख़ास तौर पे इंसाफ के निज़ाम से उसको बहाल करना बड़ा मुश्किल होता है। जो आपने उससे पहले बात की कि फलाने को गिरफ्तार किया गया, मैं किसी, आप प्रोसिक्यूट करें, आप इंतकाम नहीं ले सकते। अगर किसी को मारा गया है तो बिल्कुल गलत है और इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस लेना चाहिए। अगर शहबाज गिल साहब, जिनको मैं नहीं जानता कौन आदमी है, लेकिन वो भी यहाँ पर हैं, और जो आजम स्वाति साहब सेनेटर हैं, अगर उनकी कंप्लेंट्स हैं कि उनको मारा गया है, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस लेकर इस मामले की तफ्तीश करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। कोई भी जुर्म किया हो, अगर यहाँ पर सियासतदान भी महफूज नहीं रहेंगे तो फिर कल किसको आप महफूज समझ सकेंगे। तो ये चीज़ें जो कानून से बाला होती हैं, और अगर ये चीज़ें हुकूमत के इख्तियार से बाहर हैं तो फिर मामला उससे भी ज़्यादा ख़राब है कि अगर हुकूमत भी इन मामलों से डील नहीं कर रही और कोई और ताकतें कर रही हैं, तो ये बड़ा लम्हा फिक्री हम सब के लिए। और ये आज की बात नहीं है, ये माजी में भी होता रहा है। इन चीज़ों को हम जब तक ख़त्म नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें आज मुल्क की बात करनी है और मुल्क की फ़िक्र करनी चाहिए। ये मामलात जो हैं ये कभी कामयाब नहीं होते, इस किस्म के टैक्टिक्स जो हैं। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं। आप सुन रहे खाकान नवासी साहब गोइंग फार बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टिजनशिप, वो बातें वो कर रहे हैं जो बड़ी अहम है इस वक्त। और हम आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद और इनसे पूछते हैं कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। वो तो रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। स्टे विद अस। आपने भी बात की थी ग्रैंड डायलॉग की, इसको जरा अनपैक करें हमारे लिए। आज आपके मुल्क की जो थ्रेट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, आज उसके पे जरूरत है। आज सियासत पीछे रह गई है, आज मईशत सामने है, आज मुल्क के मामलात सामने हैं, और इसमें सबको बैठना पड़ेगा। सब माने, सियासतदानों को भी बैठना पड़ेगा, फौज को भी बैठना पड़ेगा, इंटेलिजेंस के इदारे भी, ये आपके जुडिशरी भी, मीडिया भी, ये बैठें और मुल्क के मामलात का जायजा लें कि मुल्क है कहाँ पर। वेलकम बैक नाज़रीन। ये शाहिद खाकान नवासी साहब ने कोई तकरीबन साल भर पहले हमारे
प्रोग्राम में बात की थी, उन्होंने कहा था ग्रैंड डायलॉग, उस वक्त ये ऑपोजिशन में थे। और आपने देखा क्या कह रहे थे, कौन कौन स्टेक होल्डर्स होने चाहिए ग्रैंड डायलॉग में। शाहिद खान अब्बासी साहब, एज पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, आप यू स्टिल बिलीव के जी, मैं आज भी यही कहता हूँ, यही हल है। आज आप इलेक्शन करा लें, कोई हल नहीं निकलेगा, और 3 महीने की जो इंटरिम पीरियड उसको पाकिस्तान मुतहम्मल हो ही नहीं सकता। आप साल बाद इलेक्शन करा लें, कोई हल नहीं निकलेगा। इमरान खान साहब आज से 6 महीने पहले हुकूमत में थे और 4 साल हुकूमत करते रहे। क्या उन्होंने 6 महीने में कोई ऐसी काबिलियत हासिल कर ली है कि मुल्क के हालात बेहतर कर सकेंगे? जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो फैसले तो कर रही है, लेकिन उसको पॉलिटिकली इतना नुकसान हो रहा है कि आपके सामने जो आज के रिजल्ट आए हैं, अगले इलेक्शन में अगर वो ये फैसले कंटिन्यू करते हैं, अगले इलेक्शन में से भी ज़्यादा नुकसान होगा। और सियासतदान हमेशा अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को देखता है। इसलिए आज जब आपने ये फैसले करने हैं, जो हुकूमत भी हो उसको एक सपोर्ट बेस चाहिए होगा कि मैं जो फैसले करूं उस पर सब मेरा साथ दें। अगर मैं पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहा हूं क्योंकि आलमी मंडी में बढ़ रही है, तो फिर ये मेरा सिर्फ फैसला नहीं है, सबका फैसला होना चाहिए। अगर मैंने बिजली बढ़ानी है इसलिए कि मेरी बिजली बनाने की कीमत बढ़ गई है और मैं उसको बढ़ाता नहीं हूं, उसका नुकसान भी पाकिस्तान के अवाम ही अदा करेंगे। पॉइंट टेकन। अब आप मुझे बताइए कि जब आप ऑपोजिशन में थे तो आप लोग कहते थे टीवी पे कि अब हम इसको, जब 2 रुपए कीमत बढ़ती थी तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे घर जाए इमरान खान क्योंकि 2 रुपए बढ़ गई, और मंतक तो बढ़ाने का वही था जो आप फरमा रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कि जहां हम आज खड़े हैं, जहां के आप लोग हुकूमत में हैं और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इससे बड़ा फितना और चोर कोई नहीं है, और 7 केसेस भी हो रहे हैं। आई मीन इट कुड हैव बीन द अदर वे अराउंड, इट वाज द अदर वे अराउंड। उस वक्त भी हम ये कहते थे और उस वक्त आप भी डायलॉग की बात करते थे। तो यहाँ से अगर आप कदम उठा के आगे बढ़ना है तो क्या करना है, किस तरह से? हमारे साथ साबिक स्पीकर थे नेशनल असेंबली के कल, तो उन्होंने कहा कि जी बात हुई कि सुनने में ये आया कि अप्रैल तक भी मानने को तैयार हैं कि भाई अप्रैल तक इंतज़ार कर लेते हैं इलेक्शंस के, पीटीआई के, मतलब कंफर्म नहीं है बट सो आई हैव हर्ड। तो ये बताएं कि इलेक्शन 2 महीने 6 महीने 8, अब आप तो कह रहे हैं कि वो हल ही नहीं है, आप तो कह रहे हैं ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। तो ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए तो फिर हमें भी लगता है कि एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनने की जरूरत है, बनाने की। तो हु इज गोइंग टू इनिशिएट? शायद साहब ये आपको, हम सब सियासतदान है ना, या हम फौज में हैं या जुडिशरी में हैं या इंटेलिजेंस एजेंसियों में हैं या सियासत में हैं, सारे मुल्क वतन है ना, ये सब वो इदारे हैं जिनका असर है पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान की गवर्नेंस पर, पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल पर इनका असर है। ये अपने आप को उससे, इस मामले से बरी मैं जिम्मेदारी की बात नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि मुस्तकबिल में ये सब असरअंदाज रहेंगे, ये सब हिस्सेदार हैं मुल्क की सियासत में, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में भी हिस्सेदार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में भी हैं, और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल हमने सबने एज्यूम कर लिया है, जो हम एक दूसरे की डोमेन में गए हैं। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में आई है, एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी की तरफ गया है, कोई पार्लियामान की तरफ आया है, फौज आई है। ये सब एक निजाम जो है वो आइन के मुताबिक नहीं है। हमने आगे कैसे जाना, हमने इन्फ्रिंज किया। आप आगे, आगे आगे बैठे। आज आज वक्त है लीडरशिप का। सॉरी, लेट मी इंटरप्ट, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप ये कहें कि जी अगर आज शाहिद खाकान अब्बासी के पास अथॉरिटी होती तो फिर आप क्या करते? देखिए, मेरे पास अथॉरिटी की कोई उम्मीद नहीं है। ये एक शख्स का फैसला, एक शख्स का फैसला नहीं है। आप पार्टी के अंदर ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म नहीं कर सकता, सिर्फ सबको बैठना पड़ेगा और इनिशिएट तो कोई करेगा ना सर। जी, इनिशिएट कौन करेगा? ये फैसला कर ले, कोई में से एक कर ले, कोई भी एक कर ले। आप सियासतदान है भाई, आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आप कुछ तो बात करें। प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म साहब की है, लेकिन जो आज आपका पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर है पॉलिटिकल, जिस नहज पर आप हैं, वहां पर इसको एक वीकनेस समझा जाएगा कि मैं अगर ये कहूं, मैं वज़ीर-ए-आज़म और मैं कहता हूं भाई सब बैठें, अब देखा जी हमने दबा लिया ना, हमने धरने का हुक्म किया और उन्होंने हमारी बात मान ली। इसीलिए आपने मई को इलेक्शन
करवाते करवाते रुक गए थे। 23 मई तो अब सब इट्स ऑल इन दी ओपन के जी प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व करने लगे थे असेंबली। और नहीं, ऐसी बात मुझे किसी के इल्म नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कही है। मैं उसका हिस्सा ना था, ना मुझे इल्म है, आज पहली दफा आपसे सुना है। अच्छा, आपको पता ही नहीं? मुझे इसका पता कमाल है, फिर हम आपको खबर देते हैं कि बिल्कुल आपकी खबर मिल गई, वो तारीख हिस्सा बन गई अगर ऐसी बात हुई है। आज आपने आज की बात करनी है जी, तो हम सबको इस मामले से निकलना होगा और मुल्क को तरजीह देनी होगी, फिर आपका मामला आगे चलेगा। आज आप किसी को भी 100% सीटें दे दें मुल्क के अंदर, मुल्क नहीं चलेगा। शायद खान नवाज साहब, आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आप मेरे से कोई जरा प्रैक्टिकल बात, ये तो आपने एक एकेडमिक नहीं, एक आपने बात बयान कर दी, लेकिन क्या इससे आगे बढ़ने का आप कुछ नहीं बता सकते कि भाई ये होना चाहिए, इसको करना? यू रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। देखिए, मैं यू नो द लीवर्स एंड द डायनामिक्स। लीवर्स डायनामिक्स की बात नहीं, आज बात बड़ी सीधी है, बात मुल्क की है ना। किसी ने इनिशिएटिव लेना है, आपने यही पूछा ना, तो कौन इनिशिएटिव कौन लेगा? इनिशिएटिव वज़ीर-ए-आज़म साहब को लेना चाहिए, लेकिन मैंने फिर आपको बताया कि वो उसको पॉलिटिकल वीकनेस अगर समझा जाएगा तो ये सब मामला वहीं ठप हो जाएगा। अगर अपोजिशन ये समझेगी कि हम टेबल पर आकर इलेक्शंस की बात करेंगे, आज वो समझते हैं कि हमें इलेक्शन के रिजल्ट बताते हैं जी, हमारा पल्ला भारी है, ठीक है, वो ये समझेंगे कि हम आकर टेबल पे बस एक नुक्ता रखेंगे कि इलेक्शन कराओ, वो सब हल है। मैं कह रहा हूं आज इलेक्शन हल नहीं है। आप इन मामलात को एक तरफ रख दें और बात मुल्क की करें कि मईशत को कैसे आगे चलना है। आप कह रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट बने? मैं नेशनल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि एक मुल्क के मामलात पर ये सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये एक क्लियर डिबेट हो इनके आपस में, एक क्लैरिटी हो इनकी बातों में कि तुमने क्या करना है, मैंने क्या करना है, कैसे हमने आज के चैलेंजेस को फेस करना है। ये कोई सियासी ताकत अकेले, पार्टी अकेले नहीं कर सकती, कोई हुकूमत अकेले लेकिन नहीं कर सकती। एक दूसरे का गिरेबान छोड़ें तो बात है ना सर। आई मीन पॉलिटिकल पार्टी गिरेबान छूट जाएगा ना, गिरेबान छोड़ के ही बात करेंगे ना। जब टेबल पे आए तो गिरेबान एक दूसरे का छोड़ के बात करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, ये गिरेबान भी छोड़ना होगा और बैठकर बात भी करनी होगी। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये बात भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कर रहा हूँ। मैं मुझे इस बात का जानता हूँ कि इसके आइन के अंदर कोई इसका जगह नहीं है, तो फौज करवाइए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब करवाएं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि उसको सब ने उसी पैराए में लेना होगा जो बात वो करेंगे। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर ये भी कहें कि फिर अगले इलेक्शंस की भी बात हो जाएगी तो अगले इलेक्शन अपने वक्त पे करा दें जी। हाँ, आपको जल्दी उसमें क्या है, या रिफॉर्म्स वगैरह की। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बात करते हैं आप हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। तकरीबन हतमी रिजल्ट्स तो सामने आ गए हैं। 6 सीटों से नेशनल असेंबली की पीटीआई जीती है और 2 से पीडीएम जीती है। एक में हमने देखा कि मूसा गिलानी जीते पीपल्स पार्टी के, और दूसरे जीते दोनों पीपल्स पार्टी के, दूसरे पीपल्स पार्टी के जीते हैं अब्दुल हकीम बलोच साहब, वो कराची से जीते। सो पीपल्स पार्टी को 2 एडिशनल सीट्स नेशनल असेंबली में, एज ऑफ नाउ ऑब्वियसली पीडीएम। गैर हतमी नताइज हैं, फाइनल नहीं, हमने कहा तकरीबन फाइनल है लेकिन फाइनल तो नहीं है। और जो प्रोविंशियल असेंबली में पीटीआई 2 जीती है और 1 पीडीएम, और जो 1 पीडीएम जीती है वो जीते हैं पीएमएलएन के इफ्तिखार साहब। और सुनने में ये आ रहा है कि इफ्तिखार साहब का आखिरी जलसा आपने जाके किया था। नहीं, मैंने नहीं किया। भागम दौड़ दावत दी थी। तो मैं थोड़ा बहुत क्रेडिट क्लेम कर लेता हूँ, इजाजत दें तो। चलें जी। नहीं, वो वहाँ पे राना तनवीर साहब की बड़ी मेहनत थी और जो उनकी टीम थी, और इफ्तिखार साहब भी पुराने सियासतदान हैं और तकरीबन मेरे ख्याल असेंबली में शायद 30 साल के बाद आएंगे। तो ये इसका मतलब कि ये 3 एडिशनल जो सीट्स मिली हैं ये पीडीएम को एडिशनल मिली हैं, दीज वर पीटीआई सीट, 2 वो और 1 ये। जी, सुबाई जो थी वो तो ऑलरेडी पीएमएलएन के डिफेक्ट कर गए थे उनकी सीट। अच्छा, तो बस फिर गेन हुआ 2 पीपल्स पार्टी को।
अच्छा नाज़रीन, आपने शाहिद खाकान नवाज़ साहब की बात सुनी। उन्होंने तो कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए। अब कितना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान समझते हैं या नहीं समझते, इस वक्त तो हम बार बार कह रहे हैं प्लेटफॉर्म से हर एक से कि एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने की ज़रूरत है। बट बहरहाल उस पर ये कहाँ जाएंगे कैसे, वो तो वक्त बताएगा, और अगर जाएंगे भी या नहीं, बट द कंट्री नीड्स जस्ट दैट। अब 3-4 इशूज़ हैं जिसपे बड़े वेरी क्विक क्वेश्चंस ऑन दिस। जो बाइडन वाला जो मामला है, जो बाइडन ने जो कल स्टेटमेंट दी, उस पर फिर यहाँ से हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चोज टू से समथिंग, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने अपने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो मजबूती है और उसकी जो कमांड एंड कंट्रोल है उस पर कॉमेंट किया। ही डिडंट से वर्ड अबाउट अमेरिका। या तो फिर ट्वीट ही ना करते, या फिर अगर की थी तो कुछ तो बोलते कि भाई ये जो बाइडन साहब आपकी तबीयत तो ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, मतलब आई डोंट मीन दैट, बट व्हाट वाज द नीड। अब ये अच्छा दूसरा सॉरी ट्वीट किया जो लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये हवा में से तो नहीं ना निकली ट्वीट्स। ये जो बाइडन ने कुछ कहा है अमेरिकी सदर ने, और बहुत बात गलत कही है उन्होंने, टू पुट इट माइल्डली एंड पोलाइटली, तो उसका तो यार आपके प्राइम मिनिस्टर जवाब न दें। अगर वो चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते तो चलें जी, फॉरेन मिनिस्टर को बोलने दें। नहीं देखें, ये बड़ा हिसास मामला है। कोई हिसास प्राइम मिनिस्टर देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस इशू को एड्रेस किया जो बाइडन ने रेज किया, वो इशू बड़ा क्रिटिकल है। उसने जो बाइडन ने ये बात कही कि पाकिस्तान गैर जिम्मेदार है, इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो किसी के हाथ में जा सकता है, इस बात पर वज़ीर-ए-आज़म साहब की जिम्मेदारी थी। He should address Joe Biden। क्यों ना कहें कि अमेरिकी सदर आप गलत बात कर रहे हैं। इशू को एड्रेस करना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हम आपसे डिसएग्री इस पे करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो मामला है इसका टेलीग्राम, साइफर टेलीग्राम का, प्राइम मिनिस्टर ने अपने पहली तकरीर जो थी पार्लियामान में, पहली तकरीर, उसमें उन्होंने कहा था कि जी हम बनाएंगे जुडिशल कमीशन। पहली तकरीर में ऑन द रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाई आप? बनाना चाहिए, बनानी चाहिए जुडिशल, बनाना चाहिए। जुडिशल नहीं, जो कमीशन, जो भी कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए जी। अगेन ये मामला इस हद तक बिगड़ गया है कि उसके हकायक ही वाज़ेह नहीं है, लेकिन एक हकीकत है, ये सारा फैब्रिकेट किया गया। नहीं, साइफर टेलीग्राम आई थी, वो तो फैब्रिकेटेड नहीं है ना, वो तो साइफर टेलीग्राम जिन्होंने पढ़ी है वो आके बयान दे देंगे, उसमें ये लिखा हुआ था। जी जी, वो तो आपने खुद सुना है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि वो टेलीग्राम मंगाओ। अगर उस टेलीग्राम में कोई पाकिस्तान के लिए खतरे की बात होती तो ये फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी होती है कि इमीडिएटली वो प्राइम मिनिस्टर को आगाह करें। उन्होंने उसको बिल्कुल पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट नहीं समझा उस टेलीग्राम। सर आप जानते हैं ये, और अभी आपकी हुकूमत है, एम्बेसडर असद ने कहा बड़ी क्लियरली कि डिमाश दें। ये नहीं था कि कोई खतरा है कि मुल्क खुदा ना खास्ता कुछ होने लगा, बट ये कि उन्होंने बड़ी गलत बात की। इट वॉज बियॉन्ड डिप्लोमेटिक नॉर्म, against diplomatic norm, and it should be condemned, and it did, but इंक्वायरी पे आप मार्च फॉरेन ऑफिस जारी कर देता। उन्होंने वो साइफर प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजा। प्राइम मिनिस्टर को पता लगा तो उन्होंने कहा चले मैं इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और एक बात, साइफर गया था प्राइम मिनिस्टर को, वो जाता है नहीं, आप जरा वो सुन ले जो बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये मंगवाएं वहां से, फॉरेन ऑफिस मेरी कॉपी की तरह, ये वो जी फॉरेन ऑफिस ने हर साइफर, सैकड़ों साइफर, सर इंक्वायरी होनी चाहिए ना इसकी, मतलब इंक्वायरी तो आप अग्री करें, इसकी तह तक पहुंचना अच्छा चाहिए। आखिरी सवाल, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। ये जो रिकॉर्डिंग वाला मामला है जी, आप पीएम रह चुके हैं, बहुत तशवीशनाक है। इसका ये मकसद है, मतलब है कि हमारे मुल्क में कोई चीज महफूज नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये मुल्क के अंदर से किसी ने किया है या बाहर से किया है। सर एक मैं अगर बाहर से किया है तो बड़ी तशवीशनाक बात है, बाहर से नहीं हो सकता। मुल्क के अंदर से किया है तो उससे ज्यादा तशवीशनाक बात है। अंदर से ही होता है, कैसे बाहर से होता है? फिर हमें सोचना पड़ेगा इन सब बातों पर। डायलॉग की बात कर रहा हूँ, उसमें ये बात नहीं करने उस डायलॉग में कि हमें, मेरा ख्याल है आपको अपना जो पॉलिटिकल करियर है ना उसमें ग्रैंड डायलॉग को करना, इनिशिएटिव आप बना लें उसको एक अपना। नहीं ये सर, ये मेरा काम नहीं, आई मीन इट सीरियसली कि इसको प्रायोरिटी बनाएं। नहीं, मैंने तो आपके सामने बात, ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, ये सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पार्टी में आपकी बात सुनी जाती है। मैंने आपको कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को इनिशिएट करना चाहिए, लेकिन एक उसको पोजीशन ऑफ वीकनेस ना समझा जाए। नहीं, वो तो फिर करने से बात बनती की बात नहीं, आज बात मुल्क की करने से बात बनती है, मतलब। और जो फौज का मामला है वो भी शाहिद खाकान नवाज साहब, जब फौज के कंधे पे ए बैठता है तो बी को बुरा लगता है, जब बी बैठता है तो ए को बुरा लगता है। फौज
का फ़ायदा सब उठाते हैं, फिर फ़ौज को बुरा भी कहते हैं और फिर फ़ौज फ़ायदा भी टॉप कमांड करती रही है। ये पाकिस्तान की तारीख है, इसको भी तो ख़त्म ये लंबी डिबेट है। हाँ, इसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपने आईनी रोल के अंदर रहे तो मामला आगे चलेगा। तो जब आईनी से बाहर निकलती है तो आप लोग जिसको फायदा होता है वो कहते हैं वाह वाह। ये कह रहा हूँ ना, फिर गलत हुआ ना, वही ना, सारा मामला ही गलत है ना। ग्रैंड डायलॉग इसको दुरुस्त करना है, ग्रैंड डायलॉग कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब बात करने का। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।